लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब भाग 2 दृश्य 1। दिन के तीसरे पहर एक इक्का गली कासिम जान में दाखिल हुआ और मिर्ज़ा गालिब के घर के पास रुक गया। मिर्ज़ा के बचपन के दोस्त लाला बंसीधर ने इक्का रुकवाया था। बस भैया यहीं रोक लो। कोचवान ने इक्का रोककर पूछा, यही मकान है मिर्ज़ा का? हाँ, ज़रा ये टोकरी उतरवा दो भाई। कोचवान ने कुम्हारों की टोकरी उतारी, मिर्ज़ा के मकान को गौर से देख और फिर बंसीधर से कहा, आगरे वाले कला महल से बहुत छोटा लगता है ये मकान। अच्छा, मिर्ज़ा को जानते थे आगरा में? कोचवान जानता भी था और पहचानता भी था। जी हाँ, छुटपन में आप दोनों दोस्तों ने राजा बलवान सिंह के बहुत पतंग काटे थे। आप और मिर्ज़ा कला महल की छत से पतंग उड़ाया करते थे और हम लूटा करते थे। इतने में मिर्ज़ा की नौकरानी वफादार दरवाजे पर आ गई। बंसीधर को पहचान कर तुतलाती आवाज़ में आदाब बजा लाई। तस्लीम अलद करती हूँ हुजूर। बंसीधर ने गर्म जोशी से जवाब दिया। आदाब वफादार, मिर्ज़ा हैं या नहीं है घर में? गुसल कर रहे हैं। और बेगम? जनाने में हैं, कुछ पड़ोसनों से गुफ्तगू फरमा रही हैं। अच्छा, हमारा सलाम कहना और कल्लू को बुला लो, कहो ये टोकरी उठाकर ले जाए, रखवा दे रसोई खाने में। वफादार कल्लू को बुलाने चली गई। बंसीधर ने कोचवान बिद्दू मियाँ से कहा, बिद्दू मियाँ, यहीं बगल ही में सराय हैं, वहीं पे इक्का खोल लो जाकर। आगरा तो कल ही चलेंगे, आज रात तो हम ठहरेंगे अपने दोस्त के यहाँ। कोचवान को बेटी की याद आई, इतनी दूर आए हैं तो मिल ही लें। उसने अपनी मंशा बयान की, तो हम भी अपनी बेटी के यहाँ जाकर ठहर जाएं, यहाँ तो ब्याही है, दिल्ली में कल सुबह हाजिर हो जाएंगे। बंसीधर को भला क्या एतराज़ हो सकता था। बिल्कुल वाजिब है, तो एक काम करो, इधर आओ, वो बड़ा वाला कुम्हड़ा ले जाओ बिटिया के लिए, खाली हाथ नहीं जाते। बिद्दू मियाँ ने कुम्हड़ा उठा लिया। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिद्दू मियाँ इक्का लेकर चले गए। कल्लू ने आकर टोकरी उठा ली और बंसीधर कल्लू के पीछे पीछे घर में दाखिल हो गए, लेकिन पहले खांसा जरूर। दृश्य 2। लाला बंसीधर अभी बरामदे ही में थे कि चिक की ओट में बेगम आकर खड़ी हो गई। आदाब अर्ज करती हूँ लाला जी। बंसीधर रुक गए। आदाब भाभी, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। मिर्ज़ा कैसे हैं? हमारे यार को तो आपने बस दिल्ली का ही कर लिया, आगरे का तो रुख ही भूल गए। बेगम ने सफाई दी। अभी पहले रोज ही आपको याद कर रहे थे। रस्मी गुफ्तगू यहीं खत्म करके बंसीधर अगली बात पर आ गए। किले तक पहुंचने को कोई वसीला बना कि नहीं भाभी? उमरा बेगम खामोश रही। ये खामोशी बड़ी ही मानी खेज थी। बंसीधर ने आगे बात बढ़ाई। आपकी खामोशी में शिकायत सुनाई देती है। भाभी क्या बात है? भाई साहब, क्या अर्ज करूं, इनकी जिद और अना से तो आप वाकिफ हैं। बेगम का धीरज टूट गया। मेवा फरोशों उससे उधार मांग लेते हैं, लेकिन किसी साहब अला का एहसान लेने को तैयार नहीं। बंसीधर अपनी यार की अदा से वाकिफ थे। कर्ज मांगते जरा भी नहीं झिझकते, लेकिन एहसान लेते हुए वो शर्म से जमीन में गड़ जाते हैं। बंसीधर ने एक ठंडी सांस भरी। अब्बा थे जब तक किसी से कह सुन लिया करते थे, अब वे नहीं कि कोई सिफारिश ही करते। उमराव बेगम रूहासी हो गई, गला भर आया। बंसीधर ने उसकी शिद्दत महसूस की।
उठना बैठना भी ऐसे कम ज़रफ लोगों के साथ हो गया है कि हमें तो बिल्कुल नहीं भाता। शराब और जुआ भी कोई ज़ेब देता है उन्हें। इल्ज़ाम गलत नहीं थे। बंसीधर ने नजरें झुका ली। बेगम अब कुछ संभली। लिल्लाह, ये न समझे कि मैं शोहर की शिकायत कर रही हूँ। आप छुटपन के दोस्त हैं उनके, इसलिए जबान खुल गई। मिर्ज़ा गालिब ताज़ातर होकर इस बीच पहली मंजिल पर आ गए। उन्होंने दोस्त को देख चिलमन के पीछे अपनी बेगम को भी देखा। हंसकर बोले, अरे बंसीधर, आते ही अदालत आलिया में सुनवाई हो गई। कहाँ रहे इतने महीने? बंसीधर ने शिकायत की। तुम ही कौन से चले आए? मैं तो फिर भी फेरा कर गया यहाँ का। इस बीच मिर्जा ने कुम्हड़ों को देखकर मुस्कुराकर बोले, अरे क्या कुम्हड़ों कद्दू उठाकर ले आए? हाँ लाला, अब आमों की फसल 12 महीने तो रहती नहीं मियाँ। बेगम को अपनी मेहमान नवाजी याद आई। ऊपर तशरीफ ले जाए, मैं शरबत भिजवाती हूँ। बेगम अंदर चली गई और बंसीधर छत की जानिब बढ़ गए। दृश्य 3। बंसीधर मिर्जा की छत से पुरानी दिल्ली के चारों ओर नवास देख रहे थे। ये छत और बरसाती का यहाँ कमरा मिर्जा को बहुत पसंद था। यही एक जगह थी जहाँ उन्हें तन्हाई नसीब थी। मिर्जा बंसीधर के पास आए। उन्होंने सफाई और हकीकत बयान करना जरूरी समझा। मैं जानता हूँ लाला, बेगम की शिकायत जायज़ है। बंसीधर ने संजीदगी से पूछा। जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं, तुम बताओ, घर में बैठा रहूं? बंसीधर ने कोई जवाब नहीं दिया। फांस कहीं है और चुभन कहीं और है, वो क्या राय देते? मिर्जा की आवाज में ठेस थी, दर्द था। तुम जानते हो कि मेरा पहला बेटा मुर्दा पैदा हुआ और दूसरा चंद माह का होकर गुजर गया। उनके गम से बेगम की आंखें अब तक नम रहती हैं। घर में बैठूं तो वो आंखें मुझसे पढ़ ही नहीं जाती। जब भी देखता हूं उन आंखों की तरफ, लगता है मातम कर रही हैं। मिर्जा ने ठंडी आह भरी। खुदा परस्त तो वो पहले से थी, लेकिन अब तो जैसे खुद को सजदों में दफन किए दे रही हैं। बंसीधर खामोश रहे। क्या जवाब देते? अच्छा हुआ इस वक्त मियाँ कल्लू नमूदार हुआ। वो शरबत और सूखा मेवा लेकर हाजिर हुआ था। मिर्जा ने हाथ से नाश्ता रखने और लौट जाने का इशारा किया। रोजगार का सिलसिला कुछ हुआ? बंसीधर ने पूछा। मिर्जा ने आह भरी। किले में रईस का कोई वसीला नजर नहीं आता। चचा की पेंशन रुकी हुई है, या यूं कहो जमा हो रही है। तो वक्त कैसे गुजरता है? चंद घंटे हाजी मीर की दुकान पर काट लेता हूँ। चंद हम ख्याल जुआरियों के साथ खेलने में कट जाते हैं। कौड़ियाँ बहुत फेंकता हूँ लाला। मश्क कर रहा हूँ, जिस रोज किस्मत का पासा फेंकने को मिला, सब कौड़ियाँ अपने हक में औंधी कर लूंगा। बंसीधर ने शरबत का गिलास उठाया और कहने लगे, जब तुम्हारे ससुर गुजरे, मैंने सोचा आगरा वापस आ जाओगे अपने भाई के पास, मगर लगता नहीं तुम दिल्ली छोड़ोगे। मिर्जा ने दीवान पर बैठते हुए गाव तकिए पर कोहनी टिका दी और एक शेर अर्ज किया। है अब इस मामूरे में कहत एक गम ए उल्फत असद। हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खावेंगे क्या। दृश्य 4। हजरत ज़ौक़ ने तरन्नुम में अपना शेर पेश किया। गर्चे हैं मुल्के दकन में
इन दिनों कदरे सुखन कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। कुछ दरबारी थे, कुछ शागिर्द, वाह वाह की धूम मच गई। ये हर हजरत ज़ौक़ के घर को दीवान खाना था। बड़े बड़े फानूस, मखमल मुड़ी कुर्सियाँ और फर्श का कालीन, बैठने के लिए नरम नरम गद्दे, गाव तकिए। घर का माहौल शाहाना था, सब सहूलतें फराहम थी। दरबारी तरीफी कलमात कहने लगे। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात पैदा की है हुजूर ने। एक शागिर्द कलम दवात लिए बैठा था, उसने इल्तिजा की, उस्ताद मोहतरम ज़रा दर्ज कर लूँ ये शेर। लेकिन ज़ौक़ अपने काम को भूले नहीं थे। उन्होंने अपने शागिर्द को याद दिलाया, तुम्हें मुशायरे की फहरिस्त तैयार करने के लिए कहा था भाई, क्या हुआ। शागिर्द ने फहरी निकालकर बड़े अदब व एहतराम के साथ उस्ताद को पेश की। हजरत ज़ौक़ ने बड़े गौर से फहरिस्त देखी। कुछ नए इनाम भी दिखाई दे रहे हैं। कौन है ये साहब। असद अल्लाह खान गालिब। शागिर्द ने कहा, आगरा से आए हैं, मोहल्ला बली मारा में रहते हैं। ज़ौक़ साहब ने एक बार दोहराया, याद रखने की कोशिश की। आगरा से असद उल्लाह खान गालिब। एक दरबारी ने थोड़ी सी जानकारी भी दी गालिब के बारे में। इनके दादा समरकंद से हिंदुस्तान आए थे, शाह आलम के ज़माने में, और तुर्की बोला करते थे। दूसरे दरबारी ने जानकारी में इजाफा किया, और वालिद अब्दुल्लाह बेग खान यहीं पैदा हुए हिंदुस्तान में, लेकिन कुछ बोले नहीं। दरबारी, भला जुमला बाजी से कभी बाज आए हैं। ज़ौक़ ने भी इस नोक झोंक में हिस्सा लिया। और आप असदुल्लाह खान क्या बोलते हैं। खुद को फारसी का शायर मानते हैं। खुद ही मानते हैं या और भी मानता है। दिल्ली वालों को मनवाना चाहते हैं। ज़ौक़ सोच में पड़ गए। असद गालिब